3 माह के बाद वो दिन भी आ गया जब उन्हें एक चार्टर्ड त्यारे में बिठाया गया और गैर मारूफ एयरपोर्ट तक लाया गया। फिर उसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठाया गया और उस जजीरे में लाकर उन्हें एक लकड़ी से बने शानदार घर में छोड़ दिया गया। वाटसन को काम करने के लिए एक लेबोरेटरी मिल गई। इन्हें वहां जिंदगी की जरूरियात के साथ सहूलियात भी दी गईं। वो दोनों हैरी के साथ एक पुरसुकून जिंदगी गुजारने लगे। 2 बरस बाद उनके पास 2 बच्चियां लाई गईं। इस तरह फिर 2 बच्चे लाए गए और उनके पास रौनक बढ़ गई। हैरी के बाद उनके अपने बच्चे ना हो सके थे। उस रात जब वाटसन घर वापस आया तो एमिली ने डिनर के लिए मेज सजाया हुआ था। हैरी अपनी माँ की पूरी तरह मदद कर रहा था। छोटी बच्चियां भी जहां तक हो सकता था उनके साथ मसरूफ थीं। पूरा घर रोशन था। एमिली कुछ ज्यादा ही खुश थी। बहुत खुशगवार माहौल में डिनर कर लिया गया तो बच्चे अपने अपने कमरों में चले गए। तभी एमिली कॉफी का मग लाकर वाटसन के पास बैठ गई। आज बहुत खुश हो? उसने काफी का सिप लेकर पूछा। क्या तुम्हें वाकई नहीं मालूम कि मैं खुश क्यों हूं? एमिली ने खुशगवार हैरत से पूछा। मुझे नहीं लगता कि मुझे पता होगा, उसने संजीदगी से कहा तो वो खुशी से लरसते हुए बोली। वाटसन, जानते हो, ठीक आज रात के बाद कल तक हमारे यहाँ रहने के 14 साल पूरे हो जाएंगे। ये कहकर उसने हुंकारा भरा, फिर उसके चेहरे पर देखते हुए बोला, हाँ मुझे मालूम है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये होगा कि इन बच्चों को खुद से कैसे अलग कर पाएंगे, इन्हें बरतानिया के माहौल में एडजस्ट कैसे कर पाएंगे। तुम पर बहुत ज्यादा बोझ होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब ठीक कर लूंगी। ये बच्चे हमारे साथ ही रहेंगे। तुमने डॉक्टर एलेक्स को पैगाम दिया कि वो हमें वापस ले जाने का बंदोबस्त करे? हाँ, मैंने पैगाम दे दिया है। वो इस हफ्ते में किसी भी वक्त आएंगे। बस हमें यहाँ से निकलना होगा। हमें यहाँ से कुछ नहीं लेकर जाना। तुम बच्चों को ज़हनी तौर पर तैयार करना शुरू कर दो। वाटसन ने कहा तो एमिली एकदम से खुश हो गई। उसके सामने लंदन की जिंदगी उभर आई जिसके लिए वो तरस कर रह गई थी। एमिली रात भर न सो सकी। अगली सुबह उन्होंने मामूल के मुताबिक अपने दिन का आगाज किया। वाटसन लेबोरेटरी में चला गया और बच्चे पढ़ने लगे। ऐसे में एक हेलीकॉप्टर फजा में आ गया। उसके पीछे ही एक दूसरा हेलीकॉप्टर आया। वो दोनों लहराते रहे। फिर कुछ देर बाद वो दोनों ही मैदान में आन उतरे। उनमें से कई सारे लोग बाहर आ गए। ऐसा पहली बार हुआ था। वाटसन अपनी लेबोरेटरी में से निकल आया। उसने वो बंदा तो पहचान लिया जो यहाँ सामान लेकर आता था, लेकिन बाकी सब अजनबी थे। हेलीकॉप्टर से निकले हुए आदमियों ने स्याह लिबास पहना हुआ था। उनके हाथों में गन्ने थी। इनमें से 2 अफराद वाटसन के पास जाकर खड़े हो गए और बाकी 10-12 लोग एमिली की जानिब बढ़े जो अपने 5 बच्चों के साथ घर से बाहर आकर उन सबको हैरत से देख रही थी। उन सबका फासला इतना ज्यादा नहीं था। एमिली ने एकदम से खतरा महसूस कर लिया। उसने अपने सारे बच्चों को फौरन अंदर की जानिब धकेला ही था कि वो सब इनकी तरफ भागने लगे। उस वक्त तक एमिली इन्हें अंदर ले जाने में कामयाब हो गई। उसने तेजी से बोलट चढ़ा दिया। कुछ ही मिनट बाद बाहर से आवाज आई, एमिली देखो, बाहर आ जाओ, हम तुम लोगों को लेने आए हैं, मत डरो। नहीं, तुम लोगों के इरादे खतरनाक लग रहे हैं, तुम वापस जाओ। एमिली ने कहा तो चंद मिनट तक यही तकरार चलती रही। तभी बाहर से एक बंदे ने जोर से कहा, अगर तुम 1 मिनट से बाहर ना आई तो मैं तुम्हारे इस घर को आग लगा दूंगा। फिर तो तुम बाहर निकलोगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। जब तक डॉक्टर एलेक्स नहीं कहेगा हम बाहर नहीं जाएंगे। एमिली ने कहा तो फिर तैयार हो जाओ। ये कहकर उसने दरवाजे में एक ब्रस्ट मारा। उसके साथ ही खिड़कियां टूटने लगीं। दरवाजे को धिक्का दिया जाने लगा। कुछ लम्हे बाद दरवाजा टूट गया। एमिली अपने बच्चों के साथ सहमी हुई सामने खड़ी थी। हमलावर आगे बढ़े और उन्होंने सबको पकड़ा और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। वो उन्हें मैदान की तरफ लेके जा रहे थे। एमिली चीख रही थी। छोटे चारों बच्चे सहमे हुए खौफजदा रो रहे थे, जबकि हैरी खामोश था और समझने की कोशिश कर रहा था कि ये कैसे हालात बन गए हैं। वो इन सबको उस मैदान में ले आए जहां कुछ फासले पर हेलीकॉप्टर खड़े थे। तभी एक शख्स आगे बढ़ा और वाटसन की तरफ देखकर ड्रामाई अंदाज में बोला, डॉक्टर एलेक्स मर चुका है और हमें सवाए हैरी के किसी दूसरे की कोई जरूरत नहीं। हमें हैरी क्यों चाहिए इसका मुझे नहीं पता। तुम्हारे साथ अच्छा सलूक ये किया जाएगा कि हमारे साथ हैरी को जाने दो और हुन इन बच्चों के साथ दूसरे हेलीकॉप्टर में बैठकर यहां से चले जाओ। वहां से तुम सबको लंदन पहुंचा दिया जाएगा, वरना तुम 6 लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। हैरी को तो हम ले ही जाएंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमें यही रहने दो। प्लीज मेरा बेटा मुझसे न छीनो। एमिली ने ममता भरी दर्दनाक सजा लगाते हुए कहा तो उसने सुनी अनसुनी करते हुए अपने बंधु से कहा,
ले जाओ हैरी को, दूसरा हेलीकॉप्टर इन्हें बाद में ले जाएगा। हैरी को 3 लोगों ने पकड़ा हुआ था। 2 आदमियों ने उसके बाजू काबू किए हुए थे और तीसरा उसके पीछे था। उन्होंने हैरी को धिक्का दिया। वो एक बार लड़खड़ाया और चल पड़ा। एमिली की हालत गैर होने लगी। वो जोर जोर से चीखते हुए आगे बढ़ी तो वहां मौजूद हमला आवरों ने उसे काबू में कर लिया। वो बिन पानी की मछली की मानद तड़पने लगी थी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, मेरा बेटा मत ले जाओ, मेरा बेटा मत ले जाओ। वाटसन सूरत हाल को समझ रहा था। वो अगर मजाहमत करते तो फायरिंग से वहीं मर जाते। हैरी को उन्होंने फिर भी ले जाना था। जिस वक्त हमलावर हैरी को हेलीकॉप्टर के करीब लेकर पहुंचे, उसका दरवाजा खोलकर उसे अंदर बिठाने लगे, तब एमिली एकदम से यूं चीखी जैसे दबा कर दी गई हो, हैरी! इस सदा में न जाने क्या असर था। हैरी ने एक झटके से अपने बाजू छुड़ा लिए। उसे काबू किए हुए लोगों ने नौउम्र लड़के की तरफ यूं हैरत से देखा जैसे ये अनहोनी हो गई हो, मगर अनहोनी तो हो चुकी थी। उन्हें सोचने का भी मौका नहीं मिला कि हैरी ने घूमकर पीछे खड़े दोनों बंदूकों दोनों हाथों से उठाया और हवा में यूं उछाल दिया जैसे वो बाल फेंकता था। वो हवा में उड़ते हुए कई मीटर दूर जाके गिरे। एमिली उसे यूं देखने लगी जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा हो। उसकी चीखें बंद हो गई थी और वहां हैरत ज़दा अपने पहले वाला सकूत था। हैरी वापस पलट पड़ा तो कई सारे लोग उसकी तरफ बढ़े। वो एक ग्रांडील शख्स था जिसने हैरी को पकड़ा और उसे काबू करने की कोशिश की। उसने हाथ बढ़ाया ही था कि हैरी ने एक घोंसा उसके मुंह पर मारा तो उस शख्स का चेहरा फट गया। वो चकराया और जमीन पर जा पड़ा। वो उसके करीब आ चुके थे। एक को उसने कमर से उठाया और जमीन पर दे मारा। वो दोबारा नहीं उठ सका। दूसरे को उसने नीचे रखा, उसकी टांग पर अपनी टांग रखी और उसे चीर दिया। सामने चंद लोग खड़े थे। जैसे ही हैरी उनकी जानिब बढ़ा, उन्होंने गन्ने तान ली और फायरिंग करना शुरू कर दी। उस वक्त वहां पे हर शख्स पागल कर देने वाली हैरत से हैरी को देखने लगा। गोलियां उस पर असर नहीं कर रही थीं। बुलेट उसके साथ जाकर लग रही थी, लेकिन उसके जिस्म में पेवस्त हो जाती और वहां से एक कतरा खून भी नहीं बहा। वो उनकी तरफ बढ़ता गया जो उस पर फायरिंग कर रहे थे। लम्हे से भी कम वक्त में वो उनके सर पर जा पहुंचा। उसने एक बंदे को दोनों हाथों से गर्दन पकड़ी और ऊपर उठाया और घुमा पर दूसरे पर मारने लगा। यूं लग रहा था जैसे हरकुलिस से भी कई गुना ताकत उस पे आ गई हो। चंद मिनट में ही वो बंदे रह गए जो हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। 13 के करीब बंदे उसके हाथों या तो मर गए थे या अभी तक तड़प रहे थे। जैसे ही हेलीकॉप्टर स्टार्ट हुआ, हैरी ने उसकी तरफ देखा, फिर चश्मे ज़दन में उस तक पहुंचा। उसे यूं अपनी तरफ आते देख पायलट ने हेलीकॉप्टर जमीन से उठा लिया। उसने हेलीकॉप्टर के पायदान पकड़ लिए और यूं जोर लगाने लगा जैसे उसे नीचे खींच रहा हो। इस वक्त तक वो काफी ऊंचा जा चुका था। हैरी हलकोरे लेने लगा जिससे हेलीकॉप्टर डगमगा गया और फिर उसका रुख जमीन की तरफ हो गया। उसी वक्त हैरी ने हाथ छोड़ दिए और वह जमीन पर ऐसे आ रहा जैसे उसने मामूली छलांग लगाई हो। दूसरा हेलीकॉप्टर भी जमीन से उठकर फजा में गुम हो गया। एमिली, वाटसन और बच्चे कभी हैरी को देखते, कभी मैदान में बिखरी हुई लाशों को और कभी दूर धड़-धड़ जलते हुए हेलीकॉप्टर को। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। वो हैरी कुछ देर पहले तक एक आम सा बच्चा था, ये अचानक गैर फितरी बच्चा कैसे हो गया। शिद्दते हैरत से उनकी आंखें फट रही थीं। वो हैरी को यूं देख रहे थे जैसे वो कोई मावराई महलूक हो, जबकि हैरी यूं मासूमाना अंदाज में खड़ा था जैसे उसे ये समझ ही ना आ रही हो कि वो सब उसे यूं क्यों देख रहे हैं। एमिली की आंखों में हैरत जमकर रह गई थी। उसे सोचा भी नहीं था कि उसकी इस आंखों के सामने इतने बंदे मर जाएंगे। वो सहमे हुए छोटे बच्चों को लेकर दोबारा घर में आ गई थी। हैरी का कुछ पता नहीं था। डरे हुए बच्चे उससे कोई सवाल भी नहीं कर रहे थे। वो मुसलसल हैरी के बारे में सोच रही थी, वो ऐसा कैसे हो गया है। वो तो अब तक एक नॉर्मल बच्चा था, क्या दूसरे बच्चे भी ऐसे होंगे? क्या वो किसी साजिश का शिकार हो गई है? वो इन्हें वापस बर्तानिया ले जाने की बजाय उनके साथ ऐसा सलूक क्यों करना चाहते थे? सवालों का एक लामुतनाही सिलसिला था जो खत्म होने में नहीं आ रहा था। दोपहर होने को थी। वाटसन अभी तक वापस नहीं आया था। एमिली खिड़की में से देख रही थी कि वो लेबोरेटरी के अंदर है। उसे ये सोचकर ही झुरझुरी आ गई कि उसके घर से थोड़ा ही दूर कई लाशें बिखरी हुई हैं। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि हैरी घर में आ गया। एकदम से उसे हैरी से खौफ आया
लेकिन अगले ही लम्हे ममता सब कुछ भूल गई। वो सुकून से आकर बैठ गया तो एमिली ने प्यार से पूछा, खाना खाओगे? हाँ, मुझे भूख लगी है, उसे माँ के चेहरे पर देखते हुए कहा तो एमिली किचन की जाने मुड़ गई। उसे हैरी के चेहरे पर कुछ तब्दीली दिखाई दी थी। वो क्या थी? वो खाना लेकर जाते हुए वो कोई फैसला न कर पाई। उसने हैरी के सामने मेज पर खाना रख दिया। हैरी सुकून से खाने लगा। तभी एमिली ने गौर से उसे देखा। हैरी के चेहरे पर सुकून था, लेकिन उसकी आंखों में तेज चमक थी। उसके अलावा उसे कोई तब्दीली दिखाई न दी। उसने सुकून से खाना खाया और अपनी माँ की तरफ देखकर पूछा, मामा क्या आप परेशान हो? हाँ, बहुत ज्यादा। ये सब क्या है? उन्होंने ऐसा क्यों किया? हमारे लिए खतरा बहुत बढ़ गया है। वो हमें मार देंगे और मैं तुम लोगों को किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती। एमिली न चाहते हुए भी जज्बाती हो गई। उसका लहजा भीग गया। इस पर हैरी ने माँ को तसल्ली देते हुए कहा, मामा कोई हमें कुछ नहीं कह सकता। पापा कोशिश कर रहे हैं कि हमें किसी से मदद मिल जाए, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो घबराने की जरूरत नहीं, हम यहाँ से निकल जाएंगे। वो कैसे? एकदम से उसने पूछा। आपको पता है कि हम सब बहन भाइयों ने मिलकर एक कश्ती बनाई हुई है, वही हमारे काम आएगी। हम यहाँ से निकल जाएंगे। उसने सुकून से कहा। हम यहाँ से चाहे भी तो नहीं निकल सकते, वाटसन ने घर में दाखिल होते हुए कहा तो हैरी ने अपने बाप की जानिब देखा। एमिली और हैरी की आंखों में सवाल था, जिसका वाटसन ने जवाब देते हुए कहा, असल में इस जजीरे के इर्द गिर्द 1 नॉटिकल मील दूर तक और गुंबद की सूरत में अनदेखा हिफाजती हिसार है जो इलेक्ट्रिक शॉक देता है। उसके साथ जो भी टकराता है वो या तो जल जाता है या शॉक से मर जाता है। इसके अंदर कोई नहीं आ सकता और न ही बाहर जा सकता है। वो हेलीकॉप्टर कैसे आ जाते हैं? एमिली ने तेजी से पूछा। इसलिए कि वो जिस वक्त यहाँ आते हैं वक्ती तौर पर वह हिसार बंद या खत्म कर देते हैं। जब फिजा में वापस जाते हैं तो फिर दोबारा ऑन कर देते हैं। ये 2 तरह के मकसद के लिए था। एक कि हम बाहर न जा सकें और दूसरा बाहर से कोई अंदर न आ सके। हमने यहाँ से जाने की कोशिश ही नहीं की और बाहर से यहाँ कोई आया नहीं, मगर ये सब क्यों? एमिली ने लाशौरी तौर पर कहा और फिर हैरी की तरफ देखकर एकदम खामोश हो गई। फिर जल्दी से बात बनाते हुए बोली, क्या वो फिर आएंगे? मैं कुछ नहीं कह सकता, सिवाय इसके कि हमें जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना होगा। अब बाहर से खाने पीने को लेकर किसी भी किस्म की कोई मदद नहीं आएगी। मैं वो इलेक्ट्रिक हिसार तोड़ने की कोशिश करता हूँ। तुम अंदाजा लगाओ कि हम कितने दिन तक यहाँ रह सकते हैं, वाटसन ने कहा और फ्रिज की जानिब बढ़ा। हैरी खामोशी से ये सब सुन रहा था। वो भी उठकर बाहर की जानिब जाने लगा तो वाटसन ने इससे कहा, हैरी, तुम्हारे बदन में गोलियां लगी थी, क्या वो अभी तक? वो निकल गई हैं, उन्होंने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। ये कहकर वो खड़ा हो गया। तभी वाटसन ने बेयकीनी के अंदाज में पूछा, मगर कैसे? तुम्हें दर्द भी नहीं हुआ? दर्द तो हुआ, जैसे कोई बहुत जोर से चीज लगती है, लेकिन वो मेरी जिल्द ही में अटक गई, यूं जैसे जिस तरह कोई कांटा चुभता है। मैंने वो सब निकाल दी तो सुकून हो गया। उसे यूं जवाब दिया जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। जिस पर वो कुछ भी नहीं बोला तो हैरी बाहर की जानिब चला गया। वो दूर नदी किनारे जाकर खड़ा हुआ। वाटसन और एमिली उसे देख रहे थे। तभी एमिली ने कहा, तुमने उसकी आंखें देखी हैं? हाँ, और मैं समझ रहा हूं कि डॉक्टर एलेक्स, वो इसी पर कोई तजर्बा करने वाला है। डॉक्टर एलेक्स ने इसी पर कोई तजर्बा करने की कोशिश की है, वाटसन ने दुख भरे लहजे में कहा और बाहर निकल गया। उसका रुख अपनी लेबोरेटरी की तरफ था। उसकी चाल में अजीब तरह की थकन का एहसास था। एमिली सोचों में गुम हो गई। उसे हैरी के बारे में अब तक यकीन नहीं हो रहा था। नया पैराग्राफ। तुम्हें ये सब बातें कैसे मालूम है? मैंने इस लड़की अल्मानिया से पूछा, जो अपनी बात खत्म कर चुकी। हमारा बरतानिया में मौजूद टॉम की लेबोरेटरी के कुछ लोगों से राब्ता है। उन्हें वो सब पता है जो वहां जजीरे पर हो रहा है या हो गया है। ये कल शाम तक की बात है। इसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानती, उसने जवाब दिया। अब सवाल ये है कि जब तुम लोग को जजीरे के बारे में पता है तो फिर तुम लोग यहाँ क्यों छुप रहे हो? बरतानिया की हुकूमत को क्यों नहीं बता देते कि ऐसा सब कुछ हो रहा है? पहली बात तो ये है कि हमें जजीरे के बारे में कुछ पता नहीं, वो कहाँ पर है। अगर पता होता तो कुछ करते। दूसरा, जब तक हम हुकूमत को बताते वो हमारी बात पर यकीन करती, तब तक वो सब कुछ हो जाता जब हो गया हुआ है। हमारे पास ना तो कोई वसाइल हैं कि वहां तक पहुंच सके
اور نہ طاقت کہ نام وغیرہ سے لڑ سکیں۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی مافیا ہے۔ اس جزیرے کا پورا کنٹرول انہی مافیا کے ہاتھ میں ہے۔ ان کی مرضی کے بغیر وہاں نہ کوئی آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے۔ سو ڈاکٹر حسن رضوی نے چھپ جانا ہی مناسب سمجھا۔ اسے تیزی سے بتایا، بات اب بھی عقل میں نہیں آ رہی، چھپ جانا تھا تو پھر اغوا کا اتنا بڑا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے اس سے پوچھا، اس لیے کہ کوئی بھی ہم سے رابطہ نہ کر سکے۔ ہم اپنے پلان کے مطابق چھپ گئے تھے، لیکن یہ پولیس آفیسر ہم تک آن پہنچا۔ اس سے بھی جان چھڑا لی تو یہ پھر آن ٹکرایا۔ اب ہم منظر عام پر آ بھی جائیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ المانیہ مایوسانہ لہجے میں بولی۔ کیوں، فائدہ کیوں نہیں؟ میں نے پوچھا۔ دیکھیں، جب یہ تجربہ شروع کیا گیا تھا تو اسے 3 مختلف لوگوں میں بانٹ دیا گیا۔ ہر بندہ اپنے حصے کا کام کرتا تھا۔ ڈاکٹر حسن رضوی کے پاس وہ کوڈ ہیں جس سے اس لڑکے ہیری کو اپنی مرضی سے چلایا جا سکتا ہے۔ ٹام وہ کوڈ مانگ رہا ہے۔ جب ڈاکٹر اسے ڈی کوڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ نارمل بچہ ہی رہے، یا کم از کم ایسا انسان بن جائے جو انسانیت کے کام آئے، تباہی کا باعث نہ بنے، کہ اب بھی وقت ہے کہ اسے ڈی کوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اسے اپنی، میں نے پوچھنا چاہا تو وہ بولی، وقت گزر گیا ہے یا نہیں یہ تو ڈاکٹر ہی بتائیں گے، لیکن تب تک باقی لوگ، معصوم بچے، وہ سب بے گناہ مارے جائیں گے۔ ہیری کی وحشت کی بھینٹ چڑھ جائیں گے یا پھر باہر سے آنے والے لوگ انہیں مار دیں گے۔ ایک پوری رات گزر چکی ہے، اب تک پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوگا۔ افسوس اسی بات کا ہے۔ اچھا تم ایسا کرو، ڈاکٹر کا نمبر دو، ہم اس سے بات کرتے ہیں، جزیرے کے بارے میں جان لیتے ہیں، ہری اپ۔ میں نے اسے کہا تو اس نے بتا دیا، میری اسی سیل فون میں ہے، نانو کے نام سے، لیکن آپ مجھے کانفرنس میں لیں گے تو وہ اعتماد کریں گے، ورنہ شاید وہ بات بھی نہ کریں۔ اوکے، میں نے کہا اور کال ختم کر دی۔ میں نے سب کی طرف دیکھا اور پوری طرح متوجہ تھے وہ سب لوگ۔ میں نے نمبر دیکھا اور کال ملا دی۔ کال ملتے ہی چند لمحوں کے بعد ایک ٹھٹھرتی ہوئی آواز سنائی دی، کہاں ہو میری بچی؟ کس نے؟ المانیہ محفوظ ہے ڈاکٹر، اور بہت آرام سے ہے، میں ابھی ان سے آپ کی بات کرواتا ہوں، میں نے کہا اور کانفرنس میں المانیہ کو لے لیا۔ نانو میں ہر طرح سے ٹھیک ہوں، آپ ان پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ اس لڑکی نے تیزی سے کہا، اگر آپ تعاون کریں تو ہم اس جزیرے تک پہنچ سکتے ہیں، اب آپ پتہ نہیں ہم پر اعتماد کرتے ہیں یا نہیں۔ میں نے کہا تو وہ بولا، میری بیٹی مجھے واپس کر دو، میں ہر طرح سے تعاون کروں گا۔ اس نے اسی ٹھٹھرتی ہوئی آواز میں کہا، نانو میں کہہ رہی ہوں آپ ان پر اعتماد کریں، میں کچھ دیر بعد آپ کے پاس ہوں گی۔ اس نے زور دیتے ہوئے کہا تو میں نے کہا، ڈاکٹر اگر ہم آپ پر اعتماد کریں اور آپ ہمیں معلومات دے دیں تو ممکن ہے ہم ان معصوم لوگوں کو بچا پائیں۔ غلطی میری ہے کہ میں برطانیہ سے بھاگ آیا، مجھے سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا، لیکن تب تک مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ وہ جزیرہ کہاں ہے، وہاں اب کیا حالات معلوم ہوئے ہیں اور کیا حالات ہو چکے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم یا کوئی دوسرا ان معصوم جانوں کو بچا پائے گا۔ وہ ہیری درندہ بن چکا ہے، وہ اب تک ان کو مار چکا ہوگا۔ ڈاکٹر نے افسوس سے کہا، ہیری کو مارا جا سکتا ہے اب، یا وہ نارمل لڑکا بن سکتا ہے؟ میں نے پوچھا، مجھے یہ فکر نہیں کہ اسے مارا جا سکتا ہے یا نہیں، مجھے کچھ اور ڈر ہے۔ ڈاکٹر نے خوفزدہ لہجے میں کہا، وہ کیا؟ میں نے پوچھا، دراصل یہ سارا کھیل ہی غلط تھا، ہم نے جینیٹک انجینئرنگ کا غلط استعمال کیا۔ کیا تم تھوڑا بہت سمجھتے ہو جینیٹک انجینئرنگ کے بارے میں؟ اس نے پوچھا، آپ بتا دو۔ میں نے کہا، جینیٹک انجینئرنگ ایک جادو کی چھڑی ہے جس سے جو چاہو وہ تو ہو جاتا ہے، لیکن اگر اخلاقی حدوں میں رہے تو انسانیت کی بھلائی، ورنہ تباہی ہے۔ ہم نے بھلا ہی سوچا تھا، لیکن ٹام نے اسے تباہی کی طرف لے جانے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ جینیٹک انجینئرنگ عام ہو چکی ہے، اس سے بنیادی سیل میں تبدیلی لائی جاتی ہے اور جسم کے حالات، ساخت اور حیت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کسی نسل میں نیلی آنکھیں ہوں اور جینیٹک انجینئرنگ کے بعد اگلی نسل میں کالی آنکھیں ممکن ہیں۔ پودوں پر، پھلوں پھولوں پر تو بے شمار تجربات ہو چکی ہیں۔ ہم نے ایک ایسا بچہ بنانے کی کوشش کی جو ذہنی اور جسمانی لحاظ سے غیر معمولی ہو۔ میں نے، ڈاکٹر ایلیکس اور رابن سمتھ نے یہ تجربہ کیا۔ 15 برس وقت تھا، وہ دونوں مر گئے۔ اب کوڈ میں ہی جانتا ہوں۔ اس سے ہیری کو ایسا غیر معمولی ذہن بنانا تھا کہ کمپیوٹر اس کے سامنے معمولی چیز رہ جاتی، لیکن ٹام نے اپنی احمقانہ حرکتوں سے اس کے اندر منفی ڈی کوڈنگ کر دی ہے۔ اب وہ ظالم، وحشی اور درندہ بن جائے گا۔ بن کیا جائے گا؟ بن گیا ہے۔
اگر کسی طرح سے ان لوگوں کو وہاں سے نکال دیا جائے اور ہیری کو وہی رہنے دیا جائے تو؟ میں نے ایک خیال کے تحت پوچھا۔ مجھے یہ ڈر نہیں کہ وہ لوگ وہاں مر جائیں گے، لیکن ان کے مرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہیری اگر مر جاتا ہے تو ڈر کا امکان تب بھی ہے، اس کے ڈی این اے سے وہ کلوننگ کر لیں گے، اس سے تو وہ اگلے 15 برس میں ایک فوج کھڑی کر سکتے ہیں۔ اصل یہ ڈر ہے، وہ بھی یہی چاہتے ہیں، یہی ان کا منصوبہ ہے۔ اوہ، یہ تو بڑا خطرناک منصوبہ ہے، میں نے تشویش سے کہا، کیونکہ یہ دنیا پر بہت ہی آفت ٹوٹنے والی تھی۔ میں نے سوچتے ہوئے پوچھا، اوکے ڈاکٹر، میں کچھ کرتا ہوں، کیا اسے زندہ لایا جائے تو ممکن ہے کہ وہ نارمل ہو سکے؟ مجھے نہیں لگتا کہ تم اسے لا سکو یا کوئی بھی اسے لا سکتا ہے۔ اس کے اندر جو اچانک حالات بدلنے سے ڈیکوڈنگ ہو گئی ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس نے مایوسانہ انداز میں کہا، اوکے میں دوبارہ رابطہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر کے ایک طرف رکھ دیا اور سب کی طرف دیکھا۔ وہ سبھی اپنی اپنی جگہ سوچ رہے تھے۔ پہلے جزیرہ تو دیکھ لیں، وہ کہاں پر ہے؟ فہیم نے تیزی سے کہا تو میں نے پوچھا، کتنا وقت لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ، اس نے اعتماد سے کہا۔ تم جاؤ اور تلاش کرو، جتنی جلدی ممکن ہو سکے۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ اٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی رونیت اور اروند بھی چلے گئے۔ پلان کیا ہے؟ سلیمان ساری بات کو سمجھتا ہوا بولا تو میں نے انسپکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم کب تک کراچی پہنچ سکتے ہو؟ جلد از جلد۔ اس نے رسٹ واچ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سوچا اور بڑے اعتماد سے کہا، اگر میں ابھی چلوں تو مجھے 1 گھنٹے بعد جہاز مل جائے گا، تو اگلے 2 گھنٹے بعد وہاں ہوں گا۔ چلو ہم نکلتے ہیں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا تو سلیمان تیزی سے بولا، آپ رہیں ادھر، آپ لمحہ بلمحہ ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم بات بھی کر سکیں گے۔ بہت زبردست نظام فٹ کر دیا ہے یہاں، گیت کو ادھر رکھیں، باقی ہم سب جاتے ہیں، 3 گھنٹے بعد رابطہ ہوتا ہے۔ اوکے، وش یو گڈ لک، میں نے کہا تو اٹھتے چلے گئے۔ میں نے پورچ تک چھوڑ کے آیا اور واپس آتے ہی فہیم کے پاس چلا گیا۔ نیا پیراگراف۔ اس وقت جسپال سو کر اٹھا تھا، اسے تیار ہونے میں ذرا وقت لگ گیا۔ وہ لاؤنج میں آیا تو نوتن کنور کے ساتھ سندیپ کنور بڑے فریش موڈ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ دونوں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ ان کے پاس دھرے ایک صوفے پر آن بیٹھا۔ کوئی خیر خبر باہر کی؟ اس نے بیٹھ کر پوچھا۔ وہی، پولیس اور ایجنسیاں تلاش کر رہی ہیں، نوتن کنور نے بتایا۔ باقی سب؟ اس نے پوچھا۔ وہ چنن سنگھ کے پاس ہے، ادھر وہ محفوظ ہے، ادھر بھی کوئی خطرہ نہیں، محتاط تو ہونا ہی ہے۔ اسے عام سے لہجے میں صورتحال بتائی۔ اب پروگرام کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ پہلے تو یہی تھا کہ سندیپ کنور کو وہاں سے نکال دیا جائے، دوسرا میرے ذمے یہ تھا کہ جہاں یہ سندیپ رہی ہے اس ادارے کی پوری جانکاری لی جائے، وہ میں نے لے کر بھیج دی ہے۔ تیسرا یہ کہ احکام آنے تک یہیں رہیں، اسے تفصیل بتا دی۔ اور بیکار رہنے سے بندے کو بھوک بھی لگتی ہے، اس کا کچھ بندوبست ہے؟ جسپال نے پوچھا۔ بالکل ہے، ابھی ناشتہ آ جاتا ہے، نوتن نے کہا اور اٹھ گئی۔ سندیپ چند لمحے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر یاسیت بھرے لہجے میں بولی، مجھے پتا چلا ہے کہ تم اور جمال بہت گہرے اور جگری دوست ہو۔ ہاں یہ تو ہے، تم نے کیسے پایا؟ جسپال نے پوچھا۔ بہت اچھا ہے، اس کے ساتھ رہنے میں مزہ آیا، اس میں اعتماد بلا کا ہے، شاید یہی چیز اسے نڈر بنائے ہوئے ہے۔ اس نے اپنے طور پر رائے دی۔ اور بانیتا؟ جسپال نے یوں ہی پوچھا۔ اس کے بارے میں سن کر بڑا افسوس ہوا، بہت جاندار لڑکی ہے۔ مجھے اس نے صرف جمال کی وجہ سے کچھ نہیں کہا، ورنہ اس کی فائٹ کیا بات تھی، وہ تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ ہاں، یہ ایک قرض ہے مجھ پر جسے بہت جلد چکانا ہے۔ وہ خود کلامی کے انداز سے بولا۔ تو دیر کس بات کی ہے؟ پتہ ہے کس نے کیا یہ سب؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ یہی تو پتہ نہیں، ورنہ اب تک اس کا کام نہ کر چکا ہوتا، جسپال نے بے بسی سے کہا۔ اس وقت تک نوتن کنور بھی وہیں آ گئی۔ وہ بیٹھ گئی تو سندیپ کنور نے کہا، یہ کون سی بڑی بات ہے، میں تمہیں بتاتی ہوں، بولو۔ وہ پوری توجہ سے بولا، یہاں امرتسر میں باقاعدہ ایک منصوبے کے ساتھ نر نکاری سکھوں کو پروموٹ کیا جاتا رہا ہے اور انہیں ہر طرح کا تحفظ بھی دیا جاتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ وہ امرت دھاری سکھوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو مجھے معلوم ہے، جسپال نے کہا۔ انہی نر نکاریوں میں سردار ہرنیت سنگھ ہے، وہی اس انسٹیٹیوٹ کا انچارج بھی ہے جہاں میں رہی ہوں۔ اگر تو راہ اور ایجنسیاں اس میں ملوث ہیں تو اس کی اجازت کے بغیر یہاں کاروائی نہیں ہوتی۔ اب یہ دیکھ لو، جس قدر وہ مہان بندہ ہے اس کی سیکیورٹی اور معاملات کیسے ہوں گے۔
ये देखते हुए तो पूरा 1 महीना लग जाएगा। ये पक्का है कि वही बानीता कंवर पर हमले का जिम्मेदार है? जसपाल ने पूछा तो नूतन कंवर बोली, वो सिर्फ बानीता कंवर को निशाना बनाने नहीं आए थे, उन्हें इस पूरे जत्थे पर शक था। शक क्या, यकीन है उन्हें। राग के तहत होने वाले मामलात एक ही बंदा देखता है और ये पक्की बात है, वो नर निकारियों में से ही होता है। बाकी रही पक्का करने वाली बात, वो भी कुछ देर में हो जाएगी। उसे पक्का करो जल्दी, जसपाल ने कहा और मुस्तरिफ होकर सोफे पर पहलू बदलने लगा। इतने में वहां की एक मुलाजमा ने नाश्ता लगा देने की बाबत बताया तो वो उठ गया। 1 घंटा गुजर गया। नूतन कंवर फोन पर मसरूफ रही। इस दौरान संदीप आंखें बंद किए लेटी हुई थी। ऐसे में नूतन कंवर पलट के उनके पास आकर बैठते हुए बोली, वही है, मेरे जराए बेपर की नहीं उड़ाते। अब देखना यह है कि उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है, जसपाल ने सोचते हुए कहा और अपना सेल फोन निकाल लिया। तभी संदीप उठते हुए बोली, मैं घास डालती हूँ। घास मतलब? उसने उलझते हुए पूछा। इंस्टीट्यूट में सुनील वर्मा की तरह एक दूसरा बंदा भी था जो मेरे बदन का ख्वाहिशमंद था और अब भी है। नंद पटेल नाम है उसका। इधर गुरु नानकपुरा में रहता है। तुम मुझे कवर देना, मैं उससे राब्ता करती हूँ। वो क्या? जसपाल ने कहना चाहा तो वो बोली, कह रही हूं ना, वो इस बंदे के बहुत करीब है। ये इन्फॉर्मेशन मैं निकाल दूंगी कि हरनीत सिंह कब कहाँ है। ओके, जो करना है करो, जसपाल ने फैसला कुन अंदाज में कह दिया। तो संदीप कुंवर ने अपनी पतलून की जेब से सेल फोन निकाला तो जसपाल ने पूछा, ये फोन मैंने मंगवाया है। ये कहते हुए वो सोच सोच कर नंबर मिलाने लगी। तभी नूतन कुंवर ने तेजी से कहा, ठहरो, यूं ही इसे ना करो, पहले पूरी तरह सोच लो, हमसे डिस्कस कर लो, फिर कोई इकदाम करना। हाँ संदीप, इस वक्त तुम्हारी सूरत हाल भी यही है कि तुम अगवा हो और फिर दोबारा उनके चुंगल में फंस गई तो? जसपाल ने इसे समझाते हुए कहा, मैं उसे फंसाने की कोशिश करूंगी और मुझे उम्मीद है कि वो मेरे बदन के लालच में फंस जाएगा। मैं इसे मालूमात निकलवा लूंगी। लेकिन तुम्हें तो अगवा किया गया है, किसने किया है, उनके चुंगल से कैसे निकली, वगैरह वगैरह। नूतन ने कहा, सीधी सी बात है कि पता नहीं वो कौन थे, वो क्या चाहते थे। वो मुझे एक जगह ले गए, इससे पहले कि वो कुछ पूछते। मैं वहां से फरार होने में कामयाब होगी। इतनी सी कहानी है। और अगर उसने, नूतन कुंवर ने पूछना चाहा तो संदीप कुंवर उसे टोकते हुए बोली, तुम भी एक औरत हो, क्यों नहीं समझ रही हो कि भूखे कुत्ते के आगे अगर हड्डी डाल दी जाए या गरम गरम गोश्त रख दिया जाए तो उसकी जहनी हालत क्या होती है। ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि वो मुझे मार डालेगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता ना। उसके लहजे में नफरत की इंतहा थी। जसपाल कुछ नहीं बोला तो नूतन कुंवर ने कहा, अच्छा जरा ठहरो। ये कहकर वो पलटकर कुछ दूर पड़े एक बैग के पास गई, उसमें से एक फोन सेट निकाला और वापस आकर उसे देते हुए कहा, वो फोन आम सा है, तुम ये फोन रखो। इसकी खसूसियत यह है कि इसमें एक ऐसा माइक भी है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ये करीब होगा तो हर आवाज हम तक पहुंच जाएगी। हाँ, ये काम की चीज है। ये कहते हुए वो उसे देखने लगी, फिर उसकी ऑपरेटिंग समझकर अपने पास वाले फोन से सिम निकालकर इसमें डाल ली और इससे राब्ता करने लगी। कुछ देर बाद वो उससे राब्ता करने में कामयाब होगी। उसे स्पीकर ऑन कर दिया, अपना तारुफ करा के बोली, बहुत मुसीबत में हूं इस वक्त, मेरा कोई हाल नहीं है, मेरे पास तो रहने को कोई ठिकाना भी नहीं है। आपको तो पता है सर कि तफ्तीश के नाम पर मुझे किस तरह जलील किया जा रहा है, मुझे बस ठिकाना चाहिए। मेरी याद तुम्हें कैसी आई? वो भी मेरी याद? उसे तंजिया लहजे में पूछा तो वो ढीले से लहजे में पूछी, सर मैं और किसके पास जाऊं? मेरे इदारे ही के लोग मेरी मदद करेंगे। सुनील वर्मा के बाद अब एक आप ही तो हैं जिन्हें मैं याद कर सकती हो। तुम तो अगवा हो गई थी। उसने पूछा, सर मैं सारी तफसील मिलकर बताऊंगी ना, अगर आप मुझे चंद दिन तहफ्फुज़ दे सकें तो प्लीज मेरी मदद करें। क्यों नहीं, लेकिन मेरा जो मुतालबा पहले था अब भी वही होगा। तब तुम हाथ नहीं आई, अब अगर मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। वैसे भी सुनील वर्मा के बाद आप कोई मर्द हैं तो वो आप हैं। मैं बहुत ख्वाहिशमंद हूं, कोई दूसरा मिला ही नहीं और मैं खुद। वो कहते कहते जानबूझकर रुक गई। ओह, तो असल बात ये है, बोलो कहाँ हो, मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ। उसे तेजी से कहा, लेकिन सर मुझे चंद दिन रहना है, यूं एक दिन या एक रात नहीं, मुझे कम से कम इतने दिन के मैं कोई अपना ठिकाना। उसे अपनी बात कहना चाहिए तो वो बोला,
ओह कम ऑन, इस शहर में मेरे कई फ्लैट हैं, एक में तुम रह लेना जब तक रहना चाहो, उसने कहा तो संदीप ने उसे वो लोकेशन बता दी जो वो जसपाल और नौतन से तय कर चुकी थी। कुछ देर बाद वो निकल पड़े। नौतन कंवर और जसपाल अपनी कार में थे, जबकि सुनीत कंवर ने ऑटो रिक्शा ले लिया। वो आगे पीछे चलते हुए सिंधु पार्क में आ गए। वो एक दूसरे से यूं लाताल्लुक थे जैसे उनमें शनासाई ही ना हो। जसपाल और नौतन टहलते हुए एक बेंच पर जा बैठे और संदीप उनसे जरा फासले पर एक बेंच पर बैठ गई। तकरीबन 10 मिनट गुजरे होंगे। एक लंबे कद और पक्की उम्र का शख्स इधर उधर देखता हुआ संदीप कंवर के पास जा बैठा। संदीप कंवर कुछ ज्यादा ही वालहाना अंदाज में उसे मिली। वो उसके बराबर बैठ गया। वो दोनों बातें करने लगे। संदीप कंवर ने एक कहानी गढ़ी कि वो किस तरह उन अगवाकारों के चंगुल से आजाद हुई और सुबह से धक्के खा रही है और अब कुछ दिन छुप कर रहना चाहती है। वो कुछ देर बातें करते रहे। इस दौरान जसपाल और नौतन इर्द गिर्द किसी ऐसे बंदे या बंदू को पहचानने की कोशिश करते रहे जिन पर ये शक हो कि वो नंद पटेल के साथ आए हों या उनकी निगरानी कर रहे हों। उन्हें ऐसा कोई शख्स दिखाई नहीं दिया और ना ही किसी पर शक हुआ। वो दोनों उठ गए तो जसपाल के साथ नौतन भी उठ गई। उसने एहतियात चन्नन सिंह को फोन करके बता दिया था कि वो क्या करने जा रहे हैं, इसलिए किसी भी वक्त उनकी जरूरत पड़ सकती थी और उसने ये बात अच्छी तरह समझ ली थी। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।